ये कहानी शुरू होती है दो खतरनाक किस्सेन दोस्तों से जिनका काम ही रहता है पैसा लेके बदमाशों को मारने का। इसी समय क्रिसमस का माहौल चल रहा होता है और ये छोटी प्यारी बच्ची अपनी मम्मी के कहने पर अपने पापा को ढूंढ रही होती जिनसे वो आज तक कभी नहीं मिली होती। सीन बदलकर काजुकी की तरफ दिखाया जाता है जो यहाँ पर अपना भेष बदल मिशन पूरा करने के लिए आया रहता, जिसमें उसे उन लोगों को मारना है जो यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का धंधा कर रहे हैं। तभी अचानक से इस जगह पर इतना बड़ा केक देखकर मेरी यहाँ आ जाती। अगर तुम चाहो तो इस केक को खा सकती हो। हाँ, ये तो बहुत ही टेस्टी है। सैंटा, मैं आपसे विश मांगती हूँ मैं अपने पापा से मिल पाऊँ जिनसे मैं आज तक कभी नहीं मिली हूँ। एलिवेटर का गेट खुलते साथ मेरी भागने लगती। गार्ड्स को जैसे इन पर शक होता वैसे ही इन्हें मार गिरा देता, जिस कारण लोगों के पीछे भागदौड़ मचने लग जाता। तब इस बदमाश को मौका मिल जाता तो मेरी को हॉस्टेज बना लेता अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। साइड से काजुकी मेरी का जान बचाने के लिए दौड़ देता और उसे उसका पापा बताकर अपने पास बुला लेता। उतने में ही रे उन सबको मार कर खत्म कर बाहर जाने का रास्ता बना देता। घर आकर मेरी सो गई होती। तब इसी समय इन लोगों को जानने को मिलता ये लोग जिस इंसान को मार के आए हैं वही थे इसके असली डैड। पापा पापा, मुझे बाथरूम लगी है। कौन हो तुम? अरे याद आया, अब जाओ जल्दी अंदर। अब तुम ये क्या कर रही हो? रे इतना हल्ला गुल्ला सुनकर बाहर निकलता तभी काजुकी उसके जिम्मेदारी में मीरी को छोड़कर ब्रेकफास्ट बनाने चले जाता। मेरी तो मुझे बता सकती हो तुम कहाँ से आई हो? बहुत दूर ट्रेन से आई हूँ मैं। तुम्हें ट्रेन का नाम पता है? नहीं। काजुकी मीरी से बहुत सारा सवाल पूछने लगता उसकी मॉम के रिलेटेड, जिसका वो एक भी जवाब नहीं दे पाती। ये सब के सिवाय उन्हें बस यही पता चल पाता उसकी मॉम किसी जगह में सिंगर है। दोनों ही घर से बाहर निकल पड़ते मीरी को घर में अकेले छोड़कर उसी का मॉम का पता लगाने के लिए क्यूतारो के पास। और ये यही आदमी है जो इन्हें काम देता है। वहाँ पर काजुकी उसे बिना मीरी के बारे में पता चले उसकी मॉम को ढूंढने का जिम्मेदारी दे देता और ये कहकर वो दोनों घर के रास्ते निकल जाते। तभी क्यूतारो के बारे में कोई दूसरा एसेसियन आता जिसका नाम ओगिनो रहता। इनका घर पहुँचते ये पाते सभी सामान को इधर उधर बिखरा तो ये चिंता करने लगते मीरी का, जो मिलती अकेले छुपा छुपी खेलते हुए। ये हादसा बीते हुए दूसरे दिन हो जाता और इन्हें मिशन मिला होता कुछ ड्रग कैंपेन वाले लोगों को पकड़ने का। काजुकी अपना तेज दिमाग चलाकर बहुत सारा खाने पीने का सामान ले आता जिससे मीरी बिजी हो जाए और ये चुपके से निकल जाए। लेकिन ये बच्ची तो रहती बहुत ही स्मार्ट, इसी के लिए वो सब कुछ समझ जाती और जोर जोर से रोने लगती, जिससे इनका दिल पिघल जाता और ये इसे अपने साथ ले आते। काजुकी फिर अपना भेष बदल कर उन बदमाशों को मजा चखाने के लिए जा ही रहा होता है तब कहीं से मीरी को जोर से सूसू लग जाता। सुन मेरी, बस कुछ देर यहाँ पर कंट्रोल कर ले, मैं जल्दी से आ रहा हूँ यहाँ पर। जिसके बाद काजुकी इस आदमी को धूर बनाकर घर के अंदर आते इसे बेहोश कर देता और सारे सीसीटीवी को ऑफ कर इसके घर के सारे कोने बम लगाने लगता। तभी कहीं से उसे मीरी मिलती। थैंक यू आपका मिस्टर। कोई बात नहीं बच्ची, ये सब तो चलते रहता है। ये अब यहाँ पर क्या कर रही है? पापा मिल गए। और एक बार फिर मीरी के वजह से काजुकी फंस जाता। वहाँ पर के सारे लोग एक साथ मिलकर इन दोनों को मारने के लिए तैयार हो जाते। तभी बाहर से रे इन पर स्नाइपर के गोलियों से बरसात कर इन्हें गिराने लगता। काजुकी और मीरी को जैसे मौका मिलता वो रे के पास भाग आते और तीनों फिर भागने लगते बिना अपना मिशन कंप्लीट किए। मीरी, अब से तू मुझे बाहर में पापा नहीं बुलाएगी। हाँ पापा। फिर बोली तुम। घर पहुँचते ही काजुकी को क्यूतारो से ये पता चलता उसने मीरी का मॉम का लोकेशन ढूंढ लिया है। चलो अब ये तो अच्छा हुआ, हमें इस बंदरी से छुटकारा मिल जाएगा। दोनों जो इस जगह पर अपना आधा मिशन कंप्लीट कर भाग गए होते उसे अब ओगिनो पूरा कर दिया रहता। आधी रात में मेरी रे को ढूंढ रही होती उसके रूम में, जो वहाँ पर नहीं मिलता क्योंकि वो तो बाथरूम में सोया रहता। मैं भी यहाँ पर सोऊंगी क्योंकि अकेला सोना सेफ नहीं है, और अगर मैं भूतों से डर कर बिस्तर गिरा कर दूंगी तो पापा काजुकी मेरे पर गुस्सा हो जाएंगे। अरे क्या आप हंसते नहीं हो? नहीं, मैं हंसता नहीं हूँ। कुछ देर के बाद मेरी इस जगह में सो गई होती और एक आखिरी बार रे उसे देख रहा होता। सुबह होते साथ ये निकल जाते उसकी मॉम से मिलने के लिए, जो मिलती एक सस्ते से बार में गाते हुए। कहीं से उसका बॉयफ्रेंड इस जगह पर आ जाता और उसे थप्पड़ मारने के बाद वो काजुकी में हमला करने लगता तो वो भी उसे मारकर भगा देता, जिससे यह मोहतरमा गुस्सा हो जाती। दूसरी तरफ पार्क में मीरी खेल रही होती और रे उसे देख ही रहा होता है, इसी के लिए साइड में कुछ आंटियाज उसके बारे में चुगली करने लगते। रे मीरी को इतना खुश देखता है तो उसे अपने पास्ट का कुछ यादें आता जिसमें उसका बचपन बिल्कुल भी नहीं अच्छा बीता होता क्योंकि उसके डैड उसे प्यार ही नहीं करते थे। ये
ये मीरी कहाँ पर चली गई? तुम्हें क्या चाहिए यहाँ पर? कैसी माँ हो तुम? क्या तुम्हें बिल्कुल नहीं चिंता होता अपनी बेटी का? वो बच्ची मेरे लिए पूरी सर दर्द थी, उसकी वजह से तो मैं अपनी जिंदगी भी सही से नहीं जी पा रही थी। तो ये सब में उस बच्ची का क्या कसूर है? तुम तो बिल्कुल ही उसकी फादर की तरह रिस्पॉन्सिबल निकली। अच्छा, तुम कौन होते मुझे ये ज्ञान देने वाले? मीरी की मम अपना गलती मानने के बजाय सारा इल्जाम अपनी खुद की बेटी में डालने लगती तो इस जगह से काजुकी गुस्सा होकर निकल जाता। दूसरी तरफ पुलिसमैन के हाथ में मीरी लग जाती तो वो उसे अपने साथ ले जाने लगते। मुझे जाने दो, मेरे पापा आते होंगे। ओए, कौन हो तुम? उसे जाने दो क्योंकि उसके पापा यहाँ पर आ चुके हैं। मीरी खुश होकर रे के पास आ जाती और फिर तीनों साथ में घर जाने लगते। दूसरे दिन काजुकी को काम करते देख मेरी उसका मदद करने का जिद करने लगती और पूरा सत्यानाश कर देती, जिसके बाद वो रे के पास भी पहुंच जाती उसका मदद करने के लिए। दिन पर दिन उसका बदमाशी बढ़ने के कारण काजुकी परेशान होकर उसे टेक केयर सेंटर में भेजने का तैयारी करने लगता। ये टेक केयर क्या होता है? वो एक ऐसा जगह जहाँ पर सारी सुंदर लड़कियाँ तुम्हारा सेवा करेगी। ये सुनते साथ मेरी तुरंत तैयार हो जाती वहाँ जाने के लिए। लोकेशन में पहुँचते इनका नंबर बहुत पीछे लगा होता है, जिसके कारण अभी ये वेट कर रहे होते। बहुत समय तक वेट करने के बाद जब इनका नंबर आता तब इन्हें ये जानने को मिलता मेरी का एडमिशन के लिए इन्हें बहुत सारा पेपर वर्क का जरूरत लगेगा। भाड़ में जाइए सब, मैं कैसे सहन होकर ये सब काम नहीं करने वाला। पापा, आपने मुझे झूठ बोला था जो मैं वहाँ पर जाने वाली हूँ। मीरी को इतना रोता देख काजुकी पेपर्स में हेरा फेरी करने लगता, जिसके कारण ये अप्रूव हो जाते। पहला जगह में इंटरव्यू देते समय मीरी इनका भांडा फोड़ने लगती जो ये असिस्टेंट है, तभी ये तुरंत ही इसे लेकर भाग जाते। सुन मेरी, अब से जो भी तुझे कोई सवाल पूछेगा उसका सीधा सीधा ये जवाब दे देना, जो पापा बोल रहे वही सही है। तो तुम्हारे 2 फादर है? इसके पीछे एक लंबा कहानी है। हाँ, पापा जो बोले वही सही है। ऐसे यहाँ पर झूठ बोल बोल कर आखिरकार मीरी का एडमिशन यहाँ पर हो ही जाता। इसलिए काजुकी और रे आए होते मीरी और अपने लिए जरूरत का सामान लेने। किसी भी एक आदमी का पहला इंप्रेशन या आखिरी इंप्रेशन होता है, उसी के लिए मैं इस महंगा स्टोर में आया हूँ कपड़ा लेने। सच में क्या? इतना शॉपिंग करना तो सही है। मैं टेक केयर कब से जाने वाली हूँ? कल ही से जाओगी तुम। यहाँ पर लिखा हुआ है मीरी के सारे सामान के ऊपर हमें उसका नाम लिखना पड़ेगा। अरे पागल है क्या वो लोग? काजुकी भड़क कर बाहर में कुछ सामान लाने के लिए चले जाता और तब तक मेरे मीरी के सामान के ऊपर मार्कर से नाम लिखने लगता। कुछ देर के बाद वो घर वापिस आता तो ये पाता मीरी अपना महंगा कपड़ा बर्बाद कर चुकी है और तो और साइड मेरे अपना बिना काम पूरा किए सोया हुआ है। ऐसे ही करते हुए ये रात बीत जाता और दूसरे दिन पूरा परिवार बन ठन कर टेक केयर सेंटर पहुंच जाते, जहां पर उनका ये कूल स्टाइल देखकर आंटीज फिदा हो जाती। ये लीजिए मेरी का लंच, मैंने बहुत परेशानी उठाकर ये बनाया है। हम लोग यहाँ पर लंच प्रोवाइड करते हैं, इसका जरूरत नहीं है। पूरा रात तो इसी समय बर्बाद हुआ है। लेकिन तू तो सोया हुआ था। दोनों कई जगह से जाते हैं। मीरी चल जाती इन बच्चों के साथ खेलने और कोई भी उसके साथ खेल नहीं रहा होता। मीरी, कैसा लगा तुम्हें ये जगह? वो इन्हें कुछ नहीं बताती उसके साथ हुआ हादसा के बारे में और ऐसे कुछ समय बीत जाता। मगर एक दिन काजुकी इस जगह पर जल्दी पहुंचकर ये पाता मीरी बिल्कुल ही अकेली बैठी हुई है। मैम, ये सब बस उसी के साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बाकी बच्चों की तुलना में कुछ ज्यादा यूनिक कपड़ा पहन कर आती है, इसी कारण सब उससे दूर भाग रहे हैं। काजुकी अच्छे से उनसे सजेशन लेने के बाद दूसरे दिन कोई सस्ता स्टोर में आया होता कपड़ा लेने के लिए। यहाँ के सामान तो कुछ ज्यादा ही सस्ते हैं। पापा, मैं और भी टॉयज ले सकती हूँ? हाँ हाँ, तुम्हें जितना मन है तुम उतना ले सकते हो। यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सस्ते सामान है। थैंक यू पापा। मीरी इस बार सस्ता पहनकर इनके पास आ जाती, फिर भी कोई इससे बात नहीं कर रहा होता। इसलिए काजुकी अपना कर्तव्य दिखाने लगता, जिससे वहाँ पर के सारे बच्चे इम्प्रेस हो जाते। क्या वो कूल पापा तुम्हारे हैं? हाँ, काजुकी का प्लान सक्सेस हो जाने के वजह से अब यहाँ पर मीरी के बहुत अच्छे दोस्त बन गए होते और तो और उसे सरप्राइज के तौर पर उसी दिन एक पर्सनल रूम मिल जाता। कुछ समय बाद काजुकी बजट लिस्ट चेक करते समय ये गौर करता आजकल के बढ़ते खर्चे के कारण उनका पैसा खत्म होते जा रहा है, इसलिए वो क्यूतारो के पास आ जाता काम ढूंढने के लिए। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज हम दोनों को काम दे दो। अब से हम लोग कुछ भी काम गलत नहीं करेंगे। क्यूतारो को इन पर तरस आने लगता है, इसलिए वो इन्हें छोटा मोटा काम दे देता। दोनों घर पहुंचकर चैन से सांस ले ही रहे होते तभी इन्हें खबर मिलता है टेक केयर सेंटर कुछ समय के लिए बंद किया जाता है फ्लू फैलने के वजह से। पापा, अभी आप किस तरह का काम कर रहे हो? मैं इसी के लिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम सबको होमवर्क मिला अपने अपने पापा के काम के बारे में लिखने के लिए। ये सब सुन
रे को साइड से घसकते हुए देख मीरी उसका पीछे पड़ जाती और जिद करने लगती। इसलिए रात में जब वो सो जाती तब ये चैन से काम करते। ऐसे ही 3 दिन पार हो जाता है और एक भी रात ये सोए नहीं होते। इस दौरान काजुकी कुछ काम से बाहर जा रहा होता है, तब मीरी चुपके से उसका पीछा करने लगती बिना उसे पता लगे। लेकिन तभी सामने में कुत्ता दिख जाने की वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और वो अब खो जाती। अब ये मीरी कहाँ पर चली गई? घर में भी नहीं दिख रही है। क्या मीरी नहीं मिल रही है? रुको मैं आ रहा हूँ। रे और काजुकी उसे घर के बाहर ढूंढने लगते, जो अब रास्ता भटक कर क्यूतारो के कैफे में पहुंच गई रहती। कहीं वो किडनैप तो नहीं हो गई? मैंने हाल ही में सुना था कुछ बदमाश गैंग क्यूट बच्चे चोरी कर रहे हैं। थक हार कर दोनों क्यूतारो के पास पहुंच जाते, तभी सामने में इन्हें मीरी बैठी हुई मिलती। ये तुम्हें पापा क्यों बोल रही है? हम दोनों आजकल बेबी सिटिंग चालू की है, इसलिए वो शायद गलती से हमें अपना पापा समझ रही होगी। मैं जो तुम्हें काम देता हूँ तुम दोनों से सही से कर पा रहे हो? हाँ, सब कुछ ठीक ही चल रहा है। अगर तुम्हें इससे कोई परेशानी हो रहा है तो क्यों नहीं इसे कुछ समय के लिए मेरे पास छोड़ दो। मेरी घर आकर खुशी खुशी अपना बस्ता पैक करने लगती वहाँ जाने के लिए, और उसे इतना जोश में देखकर काजुकी पहले ही वार्निंग दे देता क्यूतारो के सामने इन्हें पापा नहीं बुलाने को। ये लो, अब आप इसे पी सकती हो। ये अच्छा है ना? इस पत्थर दिल आदमी के पास मैंने मीरी को छोड़ दिया है, कहीं कुछ हो ना जाए। नहीं, मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। मिस्टर, आप मुझे बता सकते हो पापा, सॉरी मेरा मतलब काजुकुन और रेकुन क्या काम करते हैं? काजुकी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और रे का तेल का खदान है। वो गलती से कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। अब चल काम में फोकस कर। मेरी बहुत सारा क्यूतारो से बातें करने के बाद सो जाती और तब तक में ये दोनों भी आ जाते वहाँ पर के अपना काम कंप्लीट कर, और इन्हें अभी मीरी के लिए इतना चिंता करते हुए देख क्यूतारो सारा मामला समझ जाता। फिर भी वो इन पर ना गुस्सा कर इन्हें समझाने लगता मीरी और अपने काम दोनों पर फोकस करने को। वहीं अब दूसरे दिन मीरी क्यूतारो का बताया हुआ झूठ सभी को बताने लगती, जिससे आंटी सोचने लगती इसके डैड तो बहुत ज्यादा ही अमीर है। एक दिन टीवी में दिखाया जा रहा होता है आजकल के बच्चे गलत संगति के वजह से गलत राह में जा रहे हैं। ये सब चीजों को देखकर काजुकी को मीरी के लिए चिंता होने लगता और उसके मन में गलत ख्याल आने लगता। आखिर मेरी तुमने चोरी करना क्यों स्टार्ट कर दिया? ये सब के जिम्मेदार तुम ही हो बुढ़े। मैं बुढ़ा नहीं हूँ। शाम होते ही जब काजुकी मीरी को लेने गया होता तब उसे आना से पता चलता वो आज लड़ाई झगड़ा की है एक टाइगर नामक बच्चे से। ये सब सुन काजुकी घर आने पर मीरी से सवाल पूछता उसका हुआ लड़ाई के बारे में, तो वो बोलने लगती मैंने किसी से लड़ाई नहीं किया और वो लड़का तो है ही बदमाश। अभी भी टाइम है, सच बोल दे मीरी। काजुकी का बार बार जिद करने के कारण मीरी गुस्सा होकर उसे गंदू पापा बोलकर भाग जाती। इसलिए दूसरी सुबह काजुकी उसके लिए अच्छा से लंच तैयार करने लगता है, जिससे वो मीरी को मना पाए, लेकिन वो तो उसे बिल्कुल भी नहीं भाव देती है और रे के साथ टेक केयर सेंटर निकल जाती। डिप्रेस काजुकी को फिर बुरा ख्याल आने लगता है, जिससे वो इमोशनल होकर उसका लंच बॉक्स लेकर भागने लगता। अब जाने का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि टेक केयर सेंटर वाले उसे ट्रिप पर लेकर गए हैं। कोई नहीं, अब हम दोनों भी वहाँ चलते हैं। जू पहुँचते ही आना सभी को उसके साथ रहने को बोलती और उन लोगों को अपने साथ ही घुमाने लगती, लेकिन ये बदमाश बच्चा उसका बात नहीं मानता और अकेले टाइगर को देखने निकल जाता और उसे देखकर मीरी और उसके दोस्त भी उसका पीछे आने लगते। कहाँ गई ये मीरी? मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तभी काजुकी को मीरी दिख जाती उस बच्चे के साथ हाथ पकड़े हुए। कहीं मीरी भी ना गलत राह में जाकर उसे अपना बॉयफ्रेंड बना ले। मैं ये होने नहीं दूंगा। अरे इस टर्की के पीछे तो और भी 2 लड़कियां हैं। चलो इस जगह से वो आदमी पागल हो गया है। इसी जगह के साइड में एक चोर पुलिस से भाग कर आ गया होता। दूसरी तरफ मीरी को यह एहसास होता उसका कोई पीछा कर रहा है और वो रहते भी और कोई नहीं ये दोनों। थोड़ा आगे जाने पर ये चोर चोरी कर रहा होता है, तभी पीछे से उसे मीरी रोक लेती। वो उसे कुछ करता उससे पहले रे उसे पत्थर दे मारता और तब तक मैं इस दुकान का मालिक आ जाने की वजह से वो यहाँ से चले जाता। कुछ समय बाद काजुकी उन पर नजर रखते हुए ये पाता मेरी लंच नहीं लाई होती, उसी के लिए बदमाश लड़का टाइगर उसके साथ अपना टिफिन शेयर करते हुए मिलता। तभी कहीं से इस जगह पर वही चोर आ जाता और इन्हें परेशान करते हुए पिस्तौल दिखाने लगता। तब इस जगह पर 2 मिस्टीरियस कॉस्ट्यूम पहने लोगों का एंट्री होता, जो इस चोर को बहुत मारते और इसका पिस्तौल तोड़ के इसी के ऊपर फेंक देते। थैंक यू मिस्टर रैबिट और अल्पाका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारा मदद करने के लिए। चलो अच्छा ही हुआ उन्हें पता नहीं लगा हम कौन है। और एंड में सब कुछ खत्म हो जाने के बाद हम आकर इन्हें ढूंढ लेती। घर पहुँचते ही मेरी काजुकी को हग करते हुए आज के ट्रिप में हुआ हादसा के बारे में बताने लगती, जिससे ये थोड़ा इमोशनल हो जाता। मेरी प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे डांटना नहीं चाहिए था तुम्हें। कोई बात नहीं पापा। क्यूतारो के कैफे में एक कारिन नामक लेडी आई होती, जो काजुकी
काजुकी के तलाश में रहती। सीन बदलता मीरी की तरफ, जिसका अभी अभी एक्सीडेंट होने वाला होता। उससे पहले काजुकी उसे बचा लेता और ये घटना से काजुकी का कुछ बीते यादें ताजा हो जाता। घर पहुँचते ही मीरी अपने कपड़े इधर उधर फेंक कर बिजी हो जाती वीडियो गेम देखने में, और उसका इस हरकत के वजह से काजुकी का सॉक्स गीला हो जाता। कुछ समय बाद रे टेबल से जानवरों की तरह खाना खाकर उठा होता, जिसे देख काजुकी गुस्सा हो जाता। फिर वो कुछ सामान ढूंढ रहा होता है, तब उसे एक पिक्चर दिखता उसका और उसकी वाइफ का। तुमसे कुछ काम तो होता नहीं, इससे अच्छा तुम मीरी का क्यों नहीं मदद कर देते हो? करता तो हूँ, कैसे? उसके साथ वीडियो गेम्स खेलकर। ये सब के बाद रात में डिनर करते समय मीरी और रे नखरा दिखा रहे होते, ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, जिससे अब काजुकी गुस्सा होकर बोलता मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, और ये बोलकर वो यहाँ से चले जाता। दूसरे दिन ये दोनों को बहुत ही तेज भूख लग रहा होता और ऊपर से उन्हें एक लेटर दिखता जिसमें लिखे रहता काजुकी कुछ देर के लिए घर से बाहर गया हुआ है। ये जानकर रे पहली बार सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाया होता दूध और चोकोस का, और यहाँ तक कि वो मीरी का बस्ता पैक कर उसे तेज बारिश में लेकर निकल जाता टेक केयर पहुँचाने के लिए। लगता है तुम काफी एंजॉय कर रहे हो। तुम इसे एंजॉयमेंट बोल रहे हो? छोड़ो उस बात को और ये लो, तुम्हारी साली फिर तुम्हारा पैसा वापस कर चली गई है। वहीं अब रे को इतना दूर आने पर पता चलता आज तो संडे है। दूसरी तरफ काजुकी अपना दुख दर्द को छोड़कर पार्टी साटी कर रहा होता है। इन दोनों को भूखा छोड़कर जो अब कुछ नहीं मिलता तो ये पिज्जा ऑर्डर कर देते। घर आते समय काजुकी इस आदमी से टकरा जाता और उन सब आदमी से इसका हाथापाई हो जाता। फिर वो लोग यहाँ पर से जैसे चले जाते काजुकी की साली कारी ना जाती। तुम यहाँ पर से जा क्यों रहे हो? तुम मेरी बहन का मौत का कारण अपने आप को सोचना बंद करो। तुमने उसे नहीं मारा है। ये सच नहीं है, मैंने उसे मारा है। ये हादसा 5 साल पहले हुआ था। काजुकी का एक मिशन पूरा करने के दौरान उसकी वाइफ उस जगह पर आ जाती और एक बड़ा धमाके के कारण वो वहीं पर मर जाती। ये हादसा के बीते बहुत समय हो जाता, फिर भी काजुकी इससे नहीं उबर पाता। दूसरे दिन रे सोकर उठता तो वो ये पाता बारिश में ज्यादा भीगने के कारण मीरी बीमार हो चुकी है। इसलिए अब रे ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए उसे सीधे क्यूटारो के पास ले जाता, क्योंकि उसे हॉस्पिटल नहीं देखा रहता। इस बीच काजुकी मिलने आया होता अपनी वाइफ के ग्रेव से। सुनो, मैं मूव ऑन करके फ्रेंड्स जा रही हूँ पढ़ने के लिए, तुम भी उसे भूल जाओ। ये तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हें ये करना होगा, क्योंकि अगर मेरी दीदी यहाँ पर होती तो वो बिल्कुल नहीं चाहती तुम उसे ऐसे ही याद कर उदास हो। ये सब सुन काजुकी का दिल हल्का हो गया होता, इसलिए वो घर लौट आता और ये पाता दोनों को साथ सोए हुए। कुछ देर के बाद काजुकी को इनसे सरप्राइज मिलता है, जो अपने हाथों से इसके लिए खाना बनाए रहते। अगले दिन रे के फादर उसे अपने मेंशन में बुलाए होते, इसलिए वो वहाँ पर जा रहा होता। क्या रे पापा का 2 घर है? हाँ, ये वाला घर उसका और वो वाला घर उसके पापा का है। मतलब वो मेरे ग्रैंडफादर हुए? हाँ, तुम ऐसा बोल सकती हो। रूम घुसते सुआ काजुकी का मिशन के दौरान बहुत सारा गलती करने की वजह से वो अब रे को डांट रहे होते, क्योंकि एसएसएन ऑर्गेनाइजेशन के हेड है और यहाँ तक कि आज रे का बर्थडे भी है और उसे मालूम तक नहीं। इसलिए काजुकी और मीरी उसे बहुत बड़ा सरप्राइज देके याद दिलाने वाले हैं। मेरी ये तुम्हें पता है, जब मैं उसे पहली बार मिला था वो बिल्कुल एक रोबोट की तरह था। बीम शूट करने वाला रोबोट? वैसा वाला नहीं। हमारे परिवार का खून है तुम्हारे अंदर, तुम ही हो जो मेरे बाद ये ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले हो। बस यही है तुम्हारे जीने का वजह, लेकिन तुम तो उस गलत संगति की वजह से बदलते जा रहे हो। इसमें काजुकी का कोई गलती नहीं है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, ये दोबारा नहीं होगा। ठीक है, अब ये लो, इसे मार देना, इसने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया है। क्या तुम्हें आने में और भी समय लगेगा? जो भी कर रहे हो डिनर से पहले आ जाना। मैं अभी बात करना चाहती हूँ रे पापा से। अरे पहले मुझे तो बात करने दे। सुना ना रे, समय में आ जाना। हाँ ठीक है। रे को भी जिस इंसान को मारने का ऑर्डर मिला है वो आदमी का नाम सातरो है और वो इसी का टीचर था, लेकिन कुछ समय पहले उसे एक लड़की से प्यार हो जाता और वो उसके खातिर ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देता। रे के पापा उसकी वाइफ को तो मरवा देते ओगिनो के द्वारा, बस बाकी रहता है रे के हाथों इसे मारना। लोकेशन में पहुंचते ही बाहर में ओगिनो रे के लिए वेट कर रहा होता है और तब तक वो अंदर में अपने मास्टर सातोरो से लड़ता। ऐसे ही दोनों लड़ते लड़ते बिल्डिंग के ऊपर चले जाते और फीस्ट से लड़ने लगते। इस बीच रे का धक्का लग जाने के वजह से वो नीचे गिरने लगता और हंसते हंसते अपने मौत को स्वीकार कर लेता। ओगिनो उसका बॉडी लेकर चले जाता और वहीं अब रे अपने जिंदगी के बारे में सोच रहा होता। क्या मैं डिजर्व भी करता हूँ ऐसा जीना जिसमें मैं इतने लोगों को मार चुका हूँ? ये सोचते
सोचते काजुकी इस जगह पर आ जाता उसे लेने के लिए। तुम मुझे कैसे ढूंढे? ये क्या बोल रहा है? भूल गया क्या तेरे मोबाइल में ट्रैकर लगा हुआ है? घर पहुंचकर रे ये सब देखकर उसे अपना बर्थडे याद आ जाता। वहीं बेचारी मेरी तरफ से वेट कर सो गई होती और अभी अभी आधा नींद में उठकर रे को हैप्पी बर्थडे बोलकर फिर सो जाती। सीन बदलता ओगिनो की तरफ, जो कि उतारो के कैफे में आया होता सुआ के कहने पर मेरी और काजुकी का एक साथ पिक्चर लेकर, जिससे वो इन दोनों का इन्फॉर्मेशन निकाल पाए। ये सब के अगले दिन टेक केयर सेंटर में चल रहा होता स्पोर्ट इवेंट, जिसके लिए मेरी बहुत ही लगन से प्रैक्टिस कर ये दोनों के साथ वो ये फैमिली वाला रेस जीत जाती। काजुकी और रे का पूरा जिंदगी बदल गया होता सिर्फ और सिर्फ मेरी का आ जाने की वजह से, और यहाँ तक कि वो अब खुश भी रहने लगे थे। पर तब अचानक कहीं से इनकी जिंदगी में एंट्री हो जाता मेरी के मॉम मिसाकी का, जो अपनी बेटी को वापस लेने के लिए आई होती। काजुकी तो उसे देखते साथ भड़कने लगता। दूर से मेरी अपनी मॉम को देखकर दौड़ देती सामने खड़े काजुकी और रे को इग्नोर करते हुए। फिर वो घर आकर जैसे सो जाती, ये सब चैन से बात करने लगते। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, यहाँ तक कि मेरे बॉयफ्रेंड ने भी मुझे धोखा दे दिया, क्योंकि मैं अब गा नहीं सकती अपने थ्रोट कैंसर की वजह से। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे इस कहानी से, मैं नहीं तुम्हें लेकर जाने दूंगा मीरी को। मैं तुम दोनों का दिल से शुक्रिया करती हूँ मीरी को इतना अच्छे से पालने के लिए, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है मैं अपनी बेटी को 2 असिस्टेंट के पास छोड़ दूँ। मैं मीरी की असली माँ होने के खातिर अब से मैं उसे पालूंगी। ये बोलकर मिसाकी बस अभी के लिए इस जगह से चली जाती। आखिर उसे पता कैसे चला हम कहाँ पर रहते? मैंने बताया। तुम आखिर ऐसा क्यों किए? उसकी वजह से तुम अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे थे, और ये चीज ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। मैं तो कहता हूँ तुम दोनों अपने भलाई के लिए उसे उसकी मॉम के पास छोड़ दो। अब दोनों ही के पास कोई चारा नहीं बचता सिवाय मीरी को रिटर्न करने का, इसलिए अब ये मीरी को बाहर ले जाकर एक आखिरी बार उसके साथ समय बिताने लगते। फिर लास्ट में काजुकी और रे उसे बहुत सारा टॉयज और कपड़े खरीद कर अपना आखिरी उसके साथ मोमेंट बिताकर उसे उसकी मॉम के पास छोड़ देते। बाय बाय पापा, कल फिर मिलेंगे। इसके अगले दिन तो पूरा घर सुना पड़ गया होता। रे ज्यादातर समय सोते हुए बिताता और काजुकी ज्यादातर समय मीरी को याद कर रोते हुए। ऐसे ही कुछ और दिन पार हो जाता और इनकी जिंदगी में और भी अंधेरा बढ़ गया रहता। मैं सोच रहा हूँ अपने डैड के पास वापस चले जाता हूँ, वो मुझे कब से बुला रहे थे। तुम चाहती हो तो इस घर में रह सकते हो, अब से ये तुम्हारा हुआ। नहीं, मैं कहीं और चले जाता हूँ। दूसरी तरफ मिसाकी बहुत ही बदल गई होती और मीरी को बहुत ही खुश रखती। तो तुम फाइनली यहाँ आ गए हो? हाँ बॉस। अच्छा है, अब चलो जल्दी से इन्हें मार के अपना सारा रिश्ता खत्म कर दो। आप मुझे दुनिया में किसी को मारने बोलेंगे, मैं उसे बेझिझक मार दूंगा, मगर मैं इन्हें नहीं मार पाऊंगा। तुम्हें जो बोला जाए वही करो। काजुकी, अभी तुम जहाँ कहीं भी हो सीधे मीरी के मॉम के पास चले जाओ। वहीं ओगिनो मिसाकी के घर पहुंचकर उसे मारने के बाद तड़पाने लगता। तब तक मैं काजुकी इस जगह पर पहुंच जाता, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहा होता ओगिनो के सामने, जो अभी अभी उसके शोल्डर पर शूट कर दिया रहता। मगर तभी इस जगह में काजुकी का बुलाए पुलिस आ जाती, तो ओगिनो इस जगह से भाग जाता। मिसाकी उठो, तुम ठीक हो ना? मेरी उस रूम में प्लीज उसका ध्यान रखना जो मैं नहीं रख पाई उसकी अपनी माँ होकर। ये कहकर मिसाकी इसी जगह में अपना दम तोड़ देती। क्यूतारो काजुकी के साथ मिलकर मीरी को अपने घर ले आता, जहाँ पर अभी रे भी पहुँच जाता। अगले दिन ये मीरी को तैयार कर उसे टेक केयर सेंटर छोड़ने के लिए निकल जाते, बिना उसे ये पता लगे उसकी मम्मा अब मर चुकी है। फिर उसे ड्रॉप करने के बाद ये चले जाते क्यूतारो के पास कुछ वेपन्स लेने, और अब ये लेकर दोनों सीधा चले जाते रे के पापा से बात करने के लिए। गार्ड्स रे को तो अंदर जाने ही देते, मगर वो काजुकी को अंदर घुसने नहीं देते, इसलिए अब ये गार्ड्स को मारकर जबरदस्ती अंदर घुस जाते। गेट खोलते इन पर फायरिंग होने लगती। तब रे और काजुकी इन पर स्मोक बॉम्ब फेंककर घर के अंदर आ जाते। काजुकी जिस रास्ता से जा रहा होता उसका सामना ओगिनो से हो जाता, जिसे अब रे संभाल रहा होता। तो अब काजुकी आगे बढ़ने लगता, मगर वहाँ पर भी ओगिनो आकर उस पर गोली चला देता। पीछे से रे उस पर हमला कर देता, इसलिए वो उसी से निपटने लगता। तब तक में काजुकी पीछे से उस पर चाकू मार देता और आगे से रे अपना सर मार कर उसे नीचे गिरा देता, जिसके बाद दोनों इस जगह का पूरा रूम ही उड़ाकर मिसाकी का बदला ले लेते। अब तुम इस जगह पर थोड़ा वेट करो काजुकी, इसके आगे मैं अपने पापा से अकेले ही बात करूंगा। ये बोलकर रे अकेले ही चले जाता अपने पापा से बात करने के लिए। बॉस, मैं ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहा हूँ। मैं तुम्हें इसका परमिशन नहीं देता हूँ। अचानक से सुअर रे की तरफ बंदूक चला देता, लेकिन उनका गोली निकलने से पहले रे ही उन्हें घायल कर देता। आपने बचपन से अभी तक मेरे लिए जो भी किया था उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बोलकर रे भी अपने हाथों में गोली मार देता, जिससे वो कभी चाह कर भी एसेसियन न बन पाए। सुआ इस जगह से उसे
जाते देख उसका ऊपर गन तान देते, मगर वो उसे मार नहीं पाते। 10 साल पार हो जाता और काजुकी और रे मीरी को इस जगह से बहुत ही दूर लाकर पाले होते, जहाँ पर इनका एक बीच के सामने बहुत ही सुंदर कैफे रहता। मीरी तो अब बहुत ही बड़ी हो गई होती और इनके साथ वो बहुत खुशी से इतने समय बिताई होती। यह एनिमे का पूरा कहानी यहीं पर खत्म होता। और अगर तुम्हें कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर ही देना।